एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित राय क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की हिंदी पुस्तिका क्षितिज पढ़ने जा रहे हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर। लेकिन वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, उस चैप्टर के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि वो कहानियाँ लिखी किन्होंने हैं। वो कहानियाँ प्रेमचंद्र जी ने लिखी है, जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। उसका नाम भी हम ज़रा ये जानने के बाद जानेंगे कि ये किन्होंने लिखी है, किसने लिखी है। ये प्रेमचंद जी ने वो लिखा है। पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं, देन उसके बाद हम चैप्टर के बारे में भी जानेंगे। आइए पढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रेमचंद जी के बारे में भी जान लेते हैं। प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा BA तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये उपन्यासों के नाम है जो उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। कहने का अर्थ ये है कि प्रेमचंद्र जी ये मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाने का एक माध्यम साहित्य भी है, ये भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद्र के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, यानी कि प्रेमचंद्र जी का जो कथा साहित्य है, इसका संसार बहुत बड़ा है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। और उनके कथा साहित्य इन सब में सिर्फ मनुष्य को नहीं दर्शाया गया, बल्कि पशु पक्षी सबको दर्शाया गया है। सबको बहुत अहम दर्जा मिला है। बड़ी से बड़ी बातों को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। और उन्होंने अपनी जो जितनी भी उन्होंने कथा, कहानियाँ, साहित्य, उपनिषद ये सब लिखे हैं, वो सब बहुत ही सरल भाषा में लिखा, और ऐसे लिखा है जैसे मानो अभी वो चित्र आपके सामने चल रहे हों। और मुहावरेदार भी है, उसके अंदर बहुत सारे मुहावरे भी उन्होंने डाले हैं। बहुत ही अच्छे से लिखा है। अब देखिए, जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है 2 बैलों की कथा। अब आइए जानते हैं पहले इसके माध्यम से ये जो कवि हैं, लेखक जो है, वो क्या कहना चाहते हैं। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद्र ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद्र ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 2 बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद्र जी ने लिखी है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन यानी कि बेवकूफ़, है ना। जब भी अगर हमें किसी को डांटना होता, गुस्सा आता है किसी पे, तो हम उसे कहते हैं ना, गधा कहीं का। तो ऐसे उसको कहते हैं कि दिमाग ही नहीं है उसमें।
हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। सब कहते होंगे, है ना? गधा सचमुच बेवकूफ़ है। यह उसकी सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। लेखक कह रहे हैं कि गधा जो है सचमुच बेवकूफ़ है, या फिर वो इतना सीधा है, जो भी व्यक्ति कुछ भी कोई उसको कहता है वो काम वो कर देता है। तो उसके सीधेपन की वजह से उसको ये पदवी मिली है, मूर्खता की। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अगर हम पॉजिटिव वे में सोचें तो ये अच्छा भी है, बहुत सीधापन है। लेकिन अगर हम नेगेटिव वे में गए, नकारात्मक सोच अगर हमारी हुई, तो हम सब यही सोचते हैं वो बेवकूफ़ी है ना? गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिहिनी का रूप धारण कर लेती है। यानी कि ब्याई हुई जो नई नई जब आती है, घर में नई नई दुल्हन आती है ना, तो वो। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और नहीं देखा है। क्या आप लोगों ने कभी देखा है गधे को गुस्सा करते हुए और उसे क्रोध करते हुए? आपने कभी देखा है, फिर सुना है? नहीं, हमने भी नहीं सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। अब गधे को आप देख लीजिए, उसको आप जितना मर्जी, जितना मन आपका करे आप उसको मारो, कभी वो शिकायत नहीं करेगा, कभी वो चिल्लाएगा नहीं, कभी कुछ नहीं कहेगा। चाहे उसको खराब, रूखी सूखी, गली हुई, सड़ी हुई उसके सामने घास डाल दो, वो वही खा लेगा, उसी में वो संतोष हो जाता है ना? कभी असंतोष प्रकट करता ही नहीं है। तो हम लोग भी इससे एक सीख ले सकते हैं कि जैसे भी परिस्थिति आए, हमें उसमें बिल्कुल निडर होकर और आत्मविश्वास के साथ हमें जीना चाहिए, है ना? एक तरह से इसी लाइन में सोचो, हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है। और कभी भी हमें जितना मिलता है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, कभी हमें असंतोष प्रकट नहीं करना चाहिए। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। अब देखो गधे को, कभी क्या आप लोगों ने सुना कि गधा खुश होता है? हाँ, उसको मुस्कुराते हुए देखा? नहीं। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। अब चाहे सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, किसी भी सिचुएशन में उसको बदलते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। हम लोग अगर खुश होते हैं तो बहुत हम इंजॉय करते हैं, लेकिन दुख होते हैं तो रोते हैं, बिलखते हैं, कुछ भी, ठीक है। हानि होता है तो बहुत परेशान होते हैं, लाभ होता है तो पार्टीज करते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन कभी गधे को ये सब करते नहीं देखा, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस देखे ही नहीं है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। अब इनको जो गधा है उसको ऋषि मुनियों की पदवी दे दी गई। लेखक ने ऋषि मुनि की पदवी उसे दी है। कहा है कि ऋषि मुनियों में जितने भी गुण हैं वो सब किस में समा गए हैं? इस गधे के अंदर। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। लेकिन सोचो, अगर जितनी भी ऋषि मुनि के गुण हैं वो सब उस गधे के अंदर, तो फिर आदमी उसे बेवकूफ़ क्यों कहता है? सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। सच ही तो कहा है लेखक ने कि जो सद्गुण हैं हमारे, जो अच्छे गुण हैं, हमेशा मनुष्य उसका अनादर ही करता है ना? और आज भी तो यही करता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात तो सही है कि ये संसार है, यहाँ संसार में सीधापन, जो व्यक्ति सीधा बनकर रहेगा वो इस संसार में चल ही नहीं सकता। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अभी उस टाइम की बात बता रहे हैं जब हमारा भारत देश गुलाम था और यहाँ से लोगों को काम करने के लिए अफ्रीका ले जाया जाता था। वहाँ पे कैसे भारतवासियों को किस तरह से मार मार कर काम कराया जाता था। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं,
किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। देखो भारतवासी जो लोग हैं कह रहे हैं उस टाइम में उनको अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता था। अब आपको तो मालूम है भारतवासी लोग कैसे हैं, हम सब कैसे हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा हम बचा कर रखते हैं, सेविंग करते हैं, है ना, जी तोड़ मेहनत करते हैं। यहाँ के लोग लड़ाई झगड़े उनसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है उनको बदनाम ही करते रहते हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अब कह रहे हैं लेखक कि अगर उस टाइम में जब अंग्रेज आए थे हमारे ऊपर अधिकार करने के लिए, अगर हम लोग भी अच्छे से उनको जवाब देते, ईंट का जवाब पत्थर से देते, तो शायद आज हम लोग भी सभ्य कहलाते, हम लोगों को इतनी ज़्यादा पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। मालूम है आपको, बैल को अगर गुस्सा आ जाए तो कभी सींग से कभी पैर से वो मारता भी है लोगों को। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और बैल तो है कभी कभी बहुत जिद पकड़ लेते हैं, नहीं चलना मुझे, नहीं चलना, है ना। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी कि अब उसका बैल का जो स्थान है लेखक ने गधे से नीचा बताया है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे। ये झूरी काची जो है ये एक व्यक्ति है, ठीक है। इनके दोनों बैलों के क्या नाम थे? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते। यानी कि अब आपको मालूम है जो ये एनिमल्स हैं ये आपस में बात करते हैं तो मनुष्यों को पता नहीं चलता, लेकिन लेखक जो उनकी जो भी है उनके भाव को समझ सकते थे, और उन्होंने कहा कि ये दोनों मूक भाषा में आपस में विचार विनिमय यानी कि विचारों का आदान प्रदान करते थे, बातचीत करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। हम मनुष्य कैसे जान सकते हैं कि पशु पक्षी जानवर है ये सब क्या बात कर रहे हैं आपस में। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब वो बता रहे हैं कि जो पशु होते हैं इनमें एक अजीब सी शक्ति होती है, गुप्त शक्ति, जो हम मनुष्य को नहीं मालूम होती कि वो किस तरह से आपस में बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। मालूम है जब जानवरों को किसी को प्यार आता है तो उनको चाटते हैं, तो इसी प्रकार से वो भी अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। अब जैसे दो नए नए व्यक्ति मिले हैं और आपस में जब उनकी मित्रता हो जाती है अच्छी वाली, तो किस तरह से एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते हैं, है ना, उसी प्रकार से ये भी। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अब ये दोनों इतने घनिष्ठ मित्र बन गए थे, इतने पक्के वाले, कि जिस टाइम इनके ऊपर सामान लादा जाता था,
लोड किया जाता था, तो दोनों की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान मेरे पर हो, मेरे ऊपर बोझ पड़े, न कि मेरे मित्र के ऊपर। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को, यानी कि दोपहर या फिर शाम के समय में संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। नाद क्या होता है? एक बहुत बड़ा परात जैसा होता है जिसमें उनको खाना दिया जाता था। तो दोनों साथ ही उठते, बैठते और साथ ही खाते। अगर दूसरा हटा लेता तो अगर एक अपना मुंह उसमें से हटा लेता तो दूसरा भी अपने आप ही हटा लिया करता था। अब हम अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।